हम जो बोल रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किसी भी इमेज का मीनिंग में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर जो एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे थे कि मोनालिसा का फ़ोटो अगर आप एक सपोज़ ब्यूटी पार्लर के आगे लगा दिया गया तो वो सिर्फ उसका ब्यूटी का, फिज़िकल ब्यूटी का मीनिंग ही कैरी करेगा और कुछ उसमें नहीं होगा। मतलब और कोई दूसरा उसका आर्टिस्टिक या एस्थेटिक कोई डिफरेंट वाइडर मीनिंग, वाइडर वैल्यूज़ उसमें हम नहीं इनपुट कर सकते। तो दिस इज़ एक्चुअली the impact of the image will differ from home to home and viewer to viewer। किसी भी चीज़ को वो उसका मीनिंग और उसका इम्पैक्ट ये डिपेंड करता है वो उसके जगह के ऊपर और उसके व्यूअर के ऊपर, वो कहाँ पे है और कौन उसे देख रहे हैं, इसके ऊपर ही किसी भी इमेज का उसका मतलब निकलता है। अगर किसी भी इंसान, अगर आपके और मेरे रिलेटिव्स है तो हमारे लिए उनका फ़ोटो का अगर स्पेशली अगर वो उस दुनिया में नहीं रहे या रहे तो उसका मीनिंग उसका कुछ अलग है। लेकिन कोई दूसरे के लिए वो सिर्फ एक फ़ोटो है, किसी एक पर्सन का फ़ोटो है। अगर वो दिखने में कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, उसी से वो उस फ़ोटो को अच्छा या बुरा बोलेंगे। लेकिन अगर वो मेरी बेटी का फ़ोटो है या मेरी पापा का फ़ोटो है या मेरा कोई वेरी क्लोज़ फ्रेंड का फ़ोटो है तो मैं उसको कुछ दूसरे नज़रों से देखूंगी। उसका मीनिंग मेरे पास दूसरा है, उसका ब्यूटी या उसका ड्रेस से उसका कोई मतलब मेरे पास नहीं निकलेगा। So this is the impact of the image. It varies from place to place and viewer to viewer, even with time, space and person। आप कब देख रहे हैं, आप कहाँ पे देख रहे हैं और कौन देख रहा है, इसके ऊपर ही किसी भी इमेज का, आप इसको खुद भी थोड़ा सोचिए तो आपको पता चलेगा कि इमेज के साथ आप इस सारे चीज़ के साथ एक्चुअली इमेज रिलेट होते हैं और उसका मीनिंग में बदलाव आते हैं। Now what happens when images are viewed as art? Now बर्जर एक दूसरी चीज़ का यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड व्हाट ही इज सेइंग दैट इज ये इमेज का और एक भी डायमेंशन है और एक पर्सपेक्टिव है। इमेज को हम आर्ट के हिसाब से भी देखते हैं। नाउ ही सेड आर्ट चेंजेस एज सोसाइटी चेंजेस। ये आर्ट जो है हर एक टाइम में आर्ट उस टाइम का और उस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। जैसे लिटरेचर आप पढ़ के आपको उसके लैंग्वेज से, उसकी आपका स्टोरी से, उसकी डिस्क्रिप्शन से आपको पता चलेगा कि ये किस टाइम पे लिखा हुआ है और इसका उस टाइम पे सोसाइटी कैसा था। वो सिमिलरली इन आर्ट ऑल्सो, आर्ट में भी उसमें आपको सोसाइटी का रिफ्लेक्शन उसके सब्जेक्ट से मैक्सिमम टाइम वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्ट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स वैल्यूज एंड सेल्फ इमेज बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ कल्चरल ग्रुप। तो वो जो इंसान के वैल्यूज़ जो है एंड वो अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक आर्ट जैसे अपने स्टाइल को, एक इंसान को, वो आर्टिस्ट को, वो राइटर को, खुद को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम टेगर के सॉन्ग सुनने से ही हमको पता चल जाता है कि ये रविंद्रनाथ टेगर के हैं, या सत्यजीत रे के फिल्म देखने से ही, या
कोई ऐसा मतलब ए आर रहमान का म्यूज़िक सुनने से ही हमको पता चल जाता है कि ये उनका क्रिएशन है। तो वो एक्चुअली सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज वेल एज अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ कल्चरल ग्रुप। But art's power dynamics is that art education comes from people in power. A privileged minority gives most people their idea about art. They want to present an inaccurate version of the past to justify the role of the ruling classes in history. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो मतलब आर्टिस्ट जो है वो एक्चुअली सोसाइटी को एज वेल एज खुद को रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट के जरिए। लेकिन और एक साइड जो है वो है व्यूअर, एक्चुअली जो उस आर्ट को देख रहे हैं, जो वो रीडिंग को और लिटरेचर को पढ़ रहे हैं या स्कल्पचर को देख रहे हैं। तो वी एक्चुअली इफ वी टेक अस, हम लोग जो उस हम लोग तो मतलब उस लेवल के आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग कॉमन पीपल जो है हम वो आर्ट को एंजॉय करते हैं। हम उसको गाना को सुनते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं या पेंटिंग को देखते हैं, और उसको दिखने के टाइम में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझने हम कैसे समझेंगे? मतलब ये आर्ट, एक आर्ट एडुकेशन होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको इतना इजीली मीनिंग का पता नहीं चलता। तो हम जिसको समझते हैं कि वो समझदार है, उससे हम समझते हैं उसका मीनिंग। तो ये आर्ट एडुकेशन, जो आर्ट एडुकेटर है, वो ज़्यादातर लोग बर्जर जो बोल रहे हैं वो लोग हैं जो लोग पावर में हैं, अ वेरी स्मॉल ग्रुप। ये सब लेकिन सारे कॉमन पीपल इनमें नहीं है, ये वेरी प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। ये लोग ज़्यादातर बोलते हैं आर्ट के बारे में कॉमन पीपल को, और वो क्या बोलते हैं? दे वांट टू प्रेजेंट an inaccurate version of the past to justify the role of the ruling classes. ये रूलिंग क्लास को हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं कि रूलिंग क्लासेस कितने अच्छे थे, कितने महान थे। अगर आप मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी वो सारे जो राजा महाराजा थे, जो रूलिंग क्लासेस थे, उन लोगों की शान की और उन लोगों की जो मतलब बढ़ाई करके वो कैसे थे, उन लोगों ने क्या क्या काम किया, वहाँ पे आपको कॉमन लोगों का बात बहुत कुछ भी नहीं मिलेगा। ओनली दिस जस्टिफाइंग द रोल ऑफ द रूलिंग क्लासेस। एंड इन केस ऑफ आर्ट, पेंटिंग, this most of the art education they mystifies art. अगर आप किसी पेंटिंग को किसी मुग़ल पीरियड को या विक्टोरियन पीरियड के किसी पेंटिंग को देखोगे तो इसको लेकर अब अगर आप रिव्यू पढ़ोगे समझने के लिए कि इस सचमुच कब किया गया था, इसको कौन पेंटर था, उन्होंने इसमें से, क्योंकि टेक्स्ट का लैंग्वेज तो हमें पता होता है, लेकिन आर्ट का कोई ऐसे लैंग्वेज का कोई किताब नहीं मिलता जिसको हम पढ़ के समझ सके कि ये ABCD इसका मीनिंग ये है। वो ABCD में तो लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंट एक्सप्लेनेशन का ज़्यादातर जो है वो वेरी कंफ्यूजिंग है। उसको पढ़ के ज़्यादातर कुछ समझ में नहीं आता, और जितना समझ में आता है डेलिबरेटली मेकिंग आर्ट डिफ़िकल्ट टू सी इन अ क्लियर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो वो मतलब उसको पर्पसिवली, उसको जानबूझकर उतना डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, क्योंकि Berger argues art education comes from people in power.
To show how mystification works, Berger points to paintings by Dutch artist Frans Hals. Both paintings feature administrators of a charity house in 17th century Holland. Hals painted the pictures when he was poor and relied on the charity of these administrators. Next, Berger showed how 20th century American art historian Slive, the author of Hull's most thorough biography, described the paintings. He focused on the composition of the paintings and neglected their emotional context. But the real drama of the paintings lie in the way Hull sees his subject and the way they see him in return. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एक्चुअली यू सी फ्रॉम दिस पार्ट बर्जर आर्ग्यूज आर्ट एजुकेशन कम्स फ्रॉम पीपल इन पावर. जो लोग पावर में हैं उनसे ही हमारे ये आर्ट का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन मिलता है. एंड बर्जर उन्होंने 2 पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया है. वो पेंटिंग डच आर्टिस्ट मतलब हॉलैंड के रहने वाले थे फ्रांस हॉल्स, उन्होंने बनाए थे इन 17th सेंचुरी. तो उन्होंने वो पिक्चर बनाए थे वो चैरिटी हाउस का. एक चैरिटी हाउस का एडमिनिस्ट्रेटर्स मेल एंड फीमेल एक मतलब लेडीज़ और जेंट्स के 2 पिक्चर्स बनाए थे. और उस टाइम में हल्स एक्चुअली बहुत ही गरीब थे, उनको बहुत ही पैसे की ज़रूरत था और उन्होंने बेसिकली वो डिपेंडेंट थे वो सारे चैरिटी हाउसेस के ऊपर. नो फिर आफ्टर हिज डेथ हल्स के गुजरने के बाद स्लाइव सिमन स्लाइव एक आर्ट हिस्टोरियन अमेरिकन आर्ट हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी, उन्होंने हल्स के ऊपर एक किताब लिखा. उस किताब में उन्होंने हल्स के पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया. लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन था स्लाइव का, उस डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर वो थे कि ये कैसे किस तरीके से उन्होंने कलर यूज़ किया, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसमें इफ़ेक्ट कैसा है, ये सारे. लेकिन उसका जो इमोशनल साइड था कि उन्होंने उस टाइम में कितना उसने पॉवर्टी और जो उनका गरीबी में वो पेंटिंग्स बनाए थे, वो डिपेंडेंट थे एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको किस नज़र से देखते थे और उनका जो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू कि हल्स उन लोगों को कैसे दिखते थे और वो लोग हल्स को कैसे दिखते थे, ये जो रिफ्लेक्शन, ये जो इमोशन का रिफ्लेक्शन पेंटिंग में आया था, उसके बारे में वो कुछ नहीं बताए. तो एक्चुअली तो उन्होंने जो सब्जेक्ट था वो पेंटिंग का कि सी द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ ऑफ लास्ट लाइन में देखिए कि इन द वे हॉल सीज हिज सब्जेक्ट, मतलब वो चैरिटी हाउस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड द वे दे सी हिम इन रिटर्न. दिस वॉज द रियल ड्रामा ऑफ द पेंटिंग. ये एक्चुअली पेंटिंग का असली सब्जेक्ट था जिसको फोकस ही नहीं किया गया क्योंकि ये वो नहीं चाहते थे इस पार्ट को फोकस करना.